एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ओरिजिनल्स। मैं हूं लेखा शर्मा और मैं आपके लिए लेके आई हूं लेक्चर 16 ऑफ संपूर्ण रिवीजन सीरीज़। जैसा कि हम इसमें एमसीक्यूज़ कर रहे थे, हम सेम कंटिन्यू करेंगे। हमने ज्योग्राफी स्टार्ट किया था, हम ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़ कर रहे थे, तो आज भी हम ज्योग्राफी कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो और आपको एक क्लैरिटी मिल रही हो इन लेक्चर्स से। आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा जिससे आपके रिवीजन में आसानी हो। तो एक पेन और एक कॉपी साथ लेके बैठिएगा जब आप ये लेक्चर देखें। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पे हमारे और भी कोर्सेज चल रहे हैं, आप वो भी विज़िट कर सकते हैं। सो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट डू विज़िट दैट कोर्सेज। उसमें है प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, मेंस टेस्ट सीरीज़, यूनिट 7 फुल कोर्स, यूनिट 9 फुल कोर्स, MPPSC पेपर 2, NCERT टेस्ट सीरीज़, और इसके अलावा एक MP डिस्ट्रिक्ट का पूरा कोर्स है जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट इज़ इक्वल्स टू 1 पेज में पूरी डिस्ट्रिक्ट कवर की गई है। आप एक बार ज़रूर विज़िट करिए इन कोर्सेज़ को। इन कोर्सेज़ में आपको एक बहुत ही सॉर्टेड आउट कंटेंट मिलेगा जिससे आपका बहुत कम समय में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो पाएगी, क्योंकि हम लोग का मेन मोटिव यही है कि आपको एक बहुत ही सॉर्टेड आउट कंटेंट मिले और आप उस कंटेंट से बहुत कम समय में अपनी पढ़ाई और अपना रिवीजन कर सकें। क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में जितना हमें पढ़ना है उससे ज़्यादा हमें ये कोशिश करनी है कि हम याद रख सकें और उन चीज़ों को रिकॉल कर सकें। और ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक सॉर्टेड आउट कंटेंट होगा। आपको कम समय लगे उसे पढ़ने में, जितना कम समय पढ़ने में लगेगा उतना ज़्यादा टाइम आप दे पाएंगे रिवीजन में। आप जितनी बार रिवाइज़ करेंगे आपकी प्रिपरेशन उतनी शार्प होती जाएगी, है ना। तो आप प्लीज़ एक बार विज़िट करिएगा इन कोर्सेज़ को एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप पे। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन वाज मध्य प्रदेश फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी फॉर्मुलेटेड। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनाई गई थी? योर ऑप्शंस आर A 1956, B 1954, C 1952 या D 1960। 1956, 1954, 1952 या 1960। अगर आपको आंसर पता है तो आप मार्क कर सकते हैं। द राइट आंसर इज C 1952। ठीक है, MP की पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब बनी थी? 1952 में। ठीक है, और MP की न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी कब बनी थी? वो बनी थी 4 अप्रैल 2005 में। तो आपको ये भी याद रखना है कि पुरानी पॉलिसी कब बनी थी 1952 में, जो कि पहली पॉलिसी थी फॉरेस्ट के ऊपर, है ना। जैसे कि फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना है, इसमें हमने इन पॉलिसीज़ में क्या दिया हुआ है? मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, है ना। फॉरेस्ट को कैसे मैनेज करना है और उन्हें सस्टेनेबल बनाना है ताकि वो सिर्फ अभी के लिए नहीं बल्कि आगे के लिए भी हम उन्हें प्रिजर्व कर सकें, है ना। तो यही सब चीज़ें होती हैं फॉरेस्ट पॉलिसी में। तो पहली फॉरेस्ट पॉलिसी कब बनी थी? 1952 में। न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई है? 4 अप्रैल 2005 में। ये डेट आपको याद रखनी है क्योंकि आपको पता है कि MPPSC बहुत स्पेसिफिक डेट्स पूछता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन MP इन मैक्सिमम नंबर। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? A माउंटेनियस, B इक्वेटोरियल, C टेम्परेट या D ट्रॉपिकल। पहाड़ी, भूमध्यरेखीय, शीतोष्ण या उष्णकटिबंधी। माउंटेनियस, इक्वेटोरियल, टेम्परेट या ट्रॉपिकल। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज़ D ट्रॉपिकल। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फॉरेस्ट MP में जो पाए जाते हैं वो होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं MP में। अब MP में जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं इट इज़ बिकॉज क्योंकि MP से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो MP के मिडल से होके गुजरती है ना, मिडल से होके गुजरती है ना। तो ये ट्रॉपिकल रीजन में आता है, इसलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है दैट पासेस थ्रू द मिडल ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। तो इसीलिए इसका इन्फ्लुएंस है ये कि यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें 3 टाइप के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं MP में। वो हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, 3 तरह के ट्रॉपिकल
फॉरेस्ट पाए जाते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस और ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है कि यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो रेंज करती है फ्रॉम 50 to 100 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल के रेंज में जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो फॉरेस्ट है इनकी जो लीव्स हैं वो गिरती हैं जब समर मंथ होता है ना, समर मंथ में क्योंकि पानी की कमी होती है तो इस टाइम पे क्या होता है जो ट्रीज़ होती हैं वो अपनी लीव्स शेड कर देती हैं, है ना। तो ये कौन से रेनफॉल रीजन में आते हैं ये आपको याद रखना है कि ट्रॉपिकल डेसिडियस जो फॉरेस्ट हैं वो आते हैं 50 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल में। ठीक है, यहाँ पे जो मेजर ट्रीज़ पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? टीक, शीशम, नीम और पीपल। ठीक है, टीक, शीशम, नीम और पीपल पाई जाता है यहाँ पे। और ये फॉरेस्ट आपको किन रीजन्स में मिलते हैं? ये मिलते हैं आपको जैसे सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, ये जो मोस्टली साउथ ईस्टर्न और सदर्न स्टेट्स जो हैं जहाँ पे रेनफॉल अच्छी होती है ना, वहाँ पे आपको ये फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज़ ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट, है ना, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल होती है 100 to 150 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 to 150 सेंटीमीटर, यहाँ पे 50 to 100, यहाँ पे 100 to 150। ठीक है, 150 सेंटीमीटर जहाँ पे रेनफॉल पाई जाती है वहाँ पाए जाते हैं ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे जो मेजर ट्रीज़ पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं जैसे जामुन हो गया, सिंजा हो गया, हरा हो गया, है ना, और टीक और साल तो पाए जाते हैं, है ना। और ये कौन से रीजन्स में होते हैं? मंडला, बालाघाट, सीधी और शहडोल। ठीक है, मंडला, बालाघाट, सीधी और शहडोल में पाए जाते हैं सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे रेनफॉल होती है 25 to 75 सेंटीमीटर। 25 to 75 सेंटीमीटर का जो रीजन होता है वहाँ पे पाए जाते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। आप ड्राई से ही नाम याद रख सकते हैं कि ड्राई का मतलब है कि रेनफॉल जहाँ कम होगी वहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाएंगे, है ना। और यहाँ की जो मेन ट्रीज़ होती हैं वो क्या मिलती हैं? ऑब्वियसली आपको वैसे प्लांट्स मिलेंगे जिन्हें कम वाटर चाहिए उगने के लिए, है ना। तो यहाँ पे कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं? जैसे हरा, कीकड़, बबूल या पलाश। ठीक है, हरा, कीकल, बबूल या पलाश। अब ये कौन से रीजन्स में पाया जाता है? हमें पता है कि जो हमारे नॉर्दर्न रीजन्स हैं ऑफ एमपी, जैसे ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ये वाले जो रीजन्स हैं जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, ये जो प्लांट्स हैं, ये जो फॉरेस्ट हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप कि ये तीनों आपको क्लियर हो। ठीक है, आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट 50 to 100 सेंटीमीटर, ट्रॉपिकल सेमी डेसिडियस फॉरेस्ट 100 to 150 एंड ट्रॉपिकल डायट डेसिडियस इज 25 to 75 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। ठीक है, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मिडल ऑफ एमपी से पास होती है ना, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है ये मेजरली ट्रॉपिकल होता है और ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, इसलिए यहाँ पे ट्रॉपिकल वेजिटेशन पाई जाती है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ब्रांच इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? भारतीय वन अनुसंधान संस्था की शाखा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक ब्रांच है जो कि एमपी में कहाँ लोकेटेड है? आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है। ए इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर या डी ग्वालियर? आई होप कि इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर। इसका आंसर है सी, जबलपुर। ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की ब्रांच जो है वो कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है, इसकी जो मेन इंस्टीट्यूट है दैट इज़ लोकेटेड इन देहरादून। ठीक है, देहरादून में लोकेटेड है जो मेन इंस्टीट्यूट है, उसकी ब्रांच जो है वो जबलपुर में पाई जाती है। ठीक है, मतलब जबलपुर में लोकेटेड है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। ठीक है, अगर मेन पूछे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है तो वो है देहरादून में। ठीक है, उसकी जो ब्रांच है वो है जबलपुर में। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वॉज फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश नेशनलाइज्ड? मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था?
ठीक है। नेशनलाइज्ड कब किए गए थे फॉरेस्ट? ए 1980, बी 1970, सी 1960 या डी 1950? 1980, 1970, 1960 या 1950? आपका आंसर है बी 1970। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट हैं उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया था बाय 1970। ठीक है, और ये भी आप याद रखिएगा कि एमपी में जो फॉरेस्ट हैं वो 100% नेशनलाइज्ड हैं। ठीक है, 100% नेशनलाइज्ड है। नेशनलाइज का मतलब मीनिंग क्या होता है कि जो प्राइवेट ओन्ड चीज़ें होती हैं, है ना, उसे आप पब्लिक ओनरशिप में ले आए। मतलब अब वो प्रॉपर्टी सबकी हो गई, है ना, आपकी प्राइवेट नहीं रही, तो उसे हम कहते हैं नेशनलाइजेशन। ठीक है, तो नेशनलाइजेशन इज़ दैट इट इज़ अंडर द पब्लिक ओनरशिप ऑफ नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट। मतलब जो भी प्रॉपर्टी है फॉरेस्ट की वो गवर्नमेंट के अंडर है, ना कि किसी प्राइवेट इंसान के अंडर है। ठीक है, कोई भी प्राइवेट इंसान क्लेम नहीं कर सकता कि ये फॉरेस्ट मेरा है। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, तो वो पूरी तरह से नेशनलाइज कर दिया गया है। मतलब पूरा जो फॉरेस्ट है वो अब गवर्नमेंट के अंदर आता है। ठीक है, और एमपी ऐसा पहला स्टेट है जिसने 100% नेशनलाइज किया था अपने फॉरेस्ट को। और कब नेशनलाइज किया था? 1970 में नेशनलाइज किया था। और एक और चीज़ इसमें ऐड होगी, वो ये है कि जो तेंदू लीफ है ना, तेंदू लीफ जो है उसको नेशनलाइज करने वाला एमपी पहला स्टेट था। ठीक है, तेंदू लीफ जो है, तेंदू लीफ उसको नेशनलाइज करने वाला एमपी जो है वो पहला स्टेट था। और एमपी में 60% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ तेंदू लीव्स होता है। पूरे इंडिया में जितना तेंदू लीव्स का प्रोडक्शन होता है उसका 60% अकेले एमपी का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अकेले एमपी का कंट्रीब्यूशन है। आई होप कि आपको क्लियर है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिनिमम रिजर्व्ड फॉरेस्ट इज इन विच फॉरेस्ट सर्कल? न्यूनतम आरक्षित वन किस वन मंडल में है? ए जबलपुर फॉरेस्ट सर्कल, बी इंदौर फॉरेस्ट सर्कल, सी उज्जैन फॉरेस्ट सर्कल या डी खंडवा फॉरेस्ट सर्कल? जबलपुर वन मंडल, इंदौर वन मंडल, उज्जैन वन मंडल या खंडवा वन मंडल? अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं। द राइट आंसर इज सी उज्जैन फॉरेस्ट सर्कल। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिजर्व फॉरेस्ट सबसे मिनिमम किस फॉरेस्ट सर्कल में है, तो दैट इज़ उज्जैन फॉरेस्ट सर्कल। अब इसमें एक और चीज़ है कि जो एमपी है ना, वो कितने फॉरेस्ट सर्कल्स में डिवाइडेड है? एमपी का पूरा रीजन दैट इज़ 16 फॉरेस्ट सर्कल्स में वो डिवाइडेड है। ठीक है, 16 फॉरेस्ट सर्कल्स में वो डिवाइडेड है और 62 फॉरेस्ट डिवीजन्स हैं। ठीक है, 16 फॉरेस्ट सर्कल है। ठीक है, 16 सर्कल है और 62 डिवीजन्स हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, 62 डिवीज़न है। ठीक है, और उज्जैन जो डिवीज़न है, उज्जैन जो फॉरेस्ट सर्कल है उसमें सबसे कम रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, और खंडवा जो फॉरेस्ट सर्कल है उसमें सबसे ज़्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिजर्व्ड फॉरेस्ट है खंडवा में, सबसे कम है उज्जैन में। ठीक है, एमपी में 16 रीजनल फॉरेस्ट सर्कल में डिवाइड किया गया है एमपी को, और 62 रीजनल फॉरेस्ट ब्लॉक्स हैं या डिवीजन्स हैं। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, वो ये है कि प्रोटेक्टेड रिजर्व में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो कि जहाँ आपका मूवमेंट जो है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। मतलब किसी भी ग्रेजिंग का या कोई भी इंसान जाकर के लकड़ी काट ले या वैसा कुछ भी अलाउड नहीं होता इन फॉरेस्ट में। ये पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आते हैं। अगर यहाँ पे आपने ये कुछ भी किया, जैसे आपने फॉरेस्ट काटा या आपने अपने जैसे लोग ले जाते हैं ना, जैसे गायें होती हैं या कोई भी उनका एनिमल है उसे ग्रेजिंग के लिए ले जाया जाता है, तो अगर इंसान इन फॉरेस्ट में जो कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहलाते हैं इनमें अगर वो लेके गया तो उसे फ़ाइन भरना पड़ता है, उसे पनिशमेंट मिलती है ना। ये कुछ भी अलाउड नहीं होता रिजर्व्ड फॉरेस्ट में। ठीक है, प्रोटेक्टेड में क्या होता है? प्रोटेक्टेड में आप मतलब जो फॉरेस्ट है उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते, बट ग्रेजिंग और मूवमेंट थोड़ा बहुत अलाउड होता है। मतलब उतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते जितने कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रेजिंग और थोड़ा बहुत जैसे किसी ने कभी लकड़ी काट ली या कुछ वैसा कर लिया तो वो थोड़ा बहुत मूवमेंट या ग्रेजिंग अलाउड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दोगे, है ना। तो वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है जहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें अलाउड होती हैं।
रिजर्व फॉरेस्ट में कुछ भी अलाउड नहीं होता है, ठीक है, वो पूरी तरह से रिजर्व होता है, ठीक है। और एमपी का जो फॉरेस्ट है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट के अंदर आता है, ठीक है। वो मैक्सिमम पार्ट जो है एमपी के फॉरेस्ट का वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट में आता है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं वहाँ के, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गवर्नमेंट लाख मेकिंग फैक्ट्री इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सरकारी लाख बनाने का कारखाना किस ज़िले में है? ठीक है, डिंडोरी, सतना, मंडला, उमरिया। डिंडोरी, सतना, मंडला, उमरिया। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज़ डी, उमरिया, ठीक है। गवर्नमेंट लाख मेकिंग जो फैक्ट्री है वो कहाँ लोकेटेड है? वो उमरिया में लोकेटेड है, ठीक है, उमरिया में लोकेटेड है। और मध्य प्रदेश सेकेंड रैंक पे आता है इन द प्रोडक्शन ऑफ लाख आफ्टर झारखंड, ठीक है। मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी है? सेकेंड है इन द प्रोडक्शन ऑफ लाख आफ्टर झारखंड, ठीक है। ये एक आप समझ लीजिए एक ऐसा फैक्ट है जिसे आप आपको याद रखना है। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने का नहीं है, इट इज़ जस्ट अ रॉ फैक्ट, ठीक है। आपको ये रॉ फैक्ट ऐसे ही एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट की जो लाख फैक्ट्री है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डिस्ट्रिक्ट इज़ डिक्लेयर्ड एज आमला डिस्ट्रिक्ट? किस जिले को आमला जिला घोषित किया गया है? ए जबलपुर, बी पन्ना, सी रतलाम, डी आई थिंक ये जो डी वाला है ये गलत हो गया है, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर दैट, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, ठीक है। तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। इट इज़ बैतूल, नॉट ऑरेंज, इट इज़ बैतूल, ठीक है। तो जबलपुर, पन्ना, रतलाम या बैतूल, ठीक है। आमला डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट को बोला गया है? तो इसका सही आंसर है बी इज़ पन्ना, ठीक है। पन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है उसे डिक्लेयर किया गया है एज आमला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। मतलब ये एक वो वाली स्कीम थी ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाली, है ना। सिमिलरली यही आप वही स्कीम मान लीजिए कि एक डिस्ट्रिक्ट एक प्रोडक्ट वाली ही स्कीम है कि उसके अंडर एक डिस्ट्रिक्ट को आपने एक पर्टिकुलर वेजिटेबल या फ्रूट के नाम से आपने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो पन्ना को आमला डिस्ट्रिक्ट कहा गया है, जबलपुर को मैंगो डिस्ट्रिक्ट, नॉट स्टेट, इट इज़ डिस्ट्रिक्ट, मैंगो डिस्ट्रिक्ट कहा गया है, ठीक है। रतलाम को ग्रेप्स डिस्ट्रिक्ट कहा गया है और बैतूल को ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट कहा गया है, ठीक है। जो आई एम सॉरी फॉर द करेक्शन, क्वेश्चन में जो मैंने कहा था वो ऑरेंज नहीं था, वो बैतूल था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये भी एक रॉ फैक्ट है जिसे आपको याद रखना है कि पन्ना को आमला, जबलपुर को मैंगो, रतलाम को ग्रेप्स और बैतूल को ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट कहा गया है, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? मध्य प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 2008, बी 2007, सी 2006 या डी 2005? 2008, 2007, 2006 या 2005? अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज डी 2005, ठीक है। 2005 में मध्य प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड वॉज फॉर्म्ड, ठीक है। इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड वॉज फॉर्म्ड, ठीक है। ये क्या है? एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, और लोकेटेड कहाँ है? भोपाल में लोकेटेड है, ठीक है। आपको ये डेट याद रखनी है कि ये कब फॉर्म हुआ था? 12 जुलाई 2005 को। 12 जुलाई 2005 को एमपी इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड वॉज फॉर्म। मतलब टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, दैट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली टू, मतलब टूरिज़्म भी बढ़े और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो, इको फ्रेंडली भी हो, है ना। वैसी वाली जो स्कीम्स डेवलप करता है तो उसके लिए एक डेवलपमेंट बोर्ड एमपी गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था इन 2005, ठीक है, जिससे कि आपका टूरिज़्म भी बढ़े और एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। जैसे प्लास्टिक बैन कर दिया है ना, और जो और भी चीज़ें हैं जैसे फ्यूल की जगह मतलब साइकिल्स प्रोवाइड कराई जा रही है ना। जो विजिटर्स होते हैं या जो भी बाहर से आते हैं तो कोशिश ये की जाती है कि कम से कम व्हीकल्स चलें और साइकिल या ये सारी चीज़ें प्रमोट हो जिससे कि एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुँचे, ठीक है।
इसके अलावा एमपी की एक लेक कंजर्वेशन अथॉरिटी है जो कि सेटअप हुई थी 2004 में। ये भी एक फैक्ट है, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि एमपी लेक कंजर्वेशन अथॉरिटी कब सेटअप की गई थी। तो वो सेटअप की गई थी 2004 में। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। आई एम सॉरी, एक्चुअली आई एम नॉट वेल, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लग सकती है आपको। आई एम सॉरी फॉर दैट। मोस्ट अबंडेंट ट्री फाउंड इन फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज़, मध्य प्रदेश के जंगलों में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले वृक्ष का नाम कौन सा है? ए टीक, बी साल, सी बैम्बू या डी खैर। सागौन, साल, बांस या खेर। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा ट्री पाया जाता है एमपी के फॉरेस्ट में? ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा लीजिए। द राइट आंसर इज़ ए टीक। टीक जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, टीक जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है एमपी के फॉरेस्ट में। ठीक है, टीक को ही हम सागौन कहते हैं। ठीक है, टीक को भी हम सागौन कहते हैं। ठीक है, जैसे सागौन की लकड़ी आपने सुना होगा कि सागौन की लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है या बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो टीक इज़ द मोस्ट अबंडेंट फॉरेस्ट, और सेकंड जो है वो है साल। ठीक है, साल इज़ द सेकंड मोस्ट अबंडेंट ट्री इन द फॉरेस्ट ऑफ एमपी। ठीक है, एक बोरी वैली है। बोरी वैली कहाँ लोकेटेड है? होशंगाबाद। होशंगाबाद का नया नाम क्या है अब? नर्मदापुरम। ठीक है, नर्मदापुरम जो है बोरी वैली वहाँ लोकेटेड है। यहाँ का जो टीक वुड है वो सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी का है, और इसलिए बोरी वैली जो है वो फेमस है। ठीक है, तो बोरी वैली कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन होशंगाबाद, जिसका नाम अब नर्मदापुरम है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ए अमरकंटक अचनाकर बायोस्फीयर रिजर्व, बी पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, सी पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व या डी पेंच बायोस्फीयर रिजर्व। अमरकंटक, अचनाकर, पचमढ़ी, पन्ना या पेंच। अगर आपको आंसर पता है तो आप लगा सकते हैं। द राइट आंसर इज़ बी पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एमपी का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, कब फॉर्म हुआ था? 1999 में। ठीक है, इसे एक बायोस्फीयर रिजर्व माना गया था। ठीक है, और बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने कब इसे डेजिग्नेट किया था? वो 2009 में किया था। ठीक है, अमरकंटक अचनाकर को कब किया था? 2005 में। ठीक है, अमरकंटक अचनाकर को कब किया था? 2005 में। ठीक है, और पन्ना को 2011 में। पन्ना को 2011 में। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। ठीक है, और हमारा लेक्चर अब मतलब ये लास्ट क्वेश्चन था, हमारा लेक्चर यहीं एंड करेंगे हम। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको लेक्चर कैसा लग रहा है आप ये भी बताइएगा। और हमें कौन से सब्जेक्ट कंटिन्यू करने हैं या किस चीज़ के हमें एमसीक्यूज़ करने हैं आप ये भी बता सकते हैं। आपको जो भी पढ़ना हो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ अगर कोई भी मिस्टेक हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हो सकता है टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। और इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आई विल रिकमेंड कि प्लीज़ आप पहले वाले लेक्चर्स भी जाके देखिए। और इसके अलावा आप एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप को भी विज़िट करिए। और भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, जैसे करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है और प्रकाश सर की भी क्लास चल रही है। इसके अलावा कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें एक बार विज़िट करिए जा करके, आपको बहुत ही सॉर्टेड आउट कंटेंट मिलेगा। और इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी हमारी है, विलियम्स टेस्ट सीरीज़, आप उसे भी बाय कर सकते हैं। उसमें आपको ऐसे ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए, एज प्रैक्टिस, तो इससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी और बेहतर हो पाएगी। तो एक बार प्लीज़ विज़िट करिए एग्ज़ाम ओरिजिनल्स के ऐप को। तो चलिए चलते हैं आप। हैव अ गुड डे, और आप अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए, हैव अ गुड डे।